और मुझे ये भी बताएं कि आप लोगों को स्क्रीन शो हो रही है। चलें, ठीक है, हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, तो आज का जो आपका टॉपिक है वो है वेट मैनेजमेंट पे। ठीक है। और इसमें हमने डिस्कस करना है वेट लूज के बारे में और एक हेल्दी वेट के बारे में, उन लोगों के लिए जो कि ओबीज हैं, जिनका वेट जो है वो ज्यादा है। ठीक है। वेट मैनेजमेंट में बेसिकली क्या होता है कि वेट मैनेजमेंट में हमने अपना एक हेल्दी वेट जो है, हेल्दी वेट की जो रेंज है उसको मेंटेन रखना होता है। और ये हम किस तरह से इसको मेंटेन कर सकते हैं कि हम जो कैलोरीज इनटेक कर रहे हैं, जो फूड हम इनटेक कर रहे हैं, उसकी क्वांटिटी को हम सेट कर लें। उसके अलावा जो सी हम अपनी कैलोरीज बर्न आउट कर रहे हैं, उसकी क्वांटिटी को भी हम सेट डाउन कर लें। ठीक है। अब इसमें क्या चीज आती है कि कुछ लोग होते हैं जो कि ओबीस होते हैं और कुछ लोग होते हैं जो कि अंडरवेट होते हैं। अब बेसिकली इसमें ये चीज आ जाती है कि बहुत से ओबेसिटी में तो बहुत से फैक्टर्स आ जाते हैं। जिन लोगों का वेट ज्यादा होता है उसमें बहुत से फैक्टर्स आ जाते हैं जिसकी वजह से वो वेट मेंटेनेंस की तरफ नहीं आ रहे होते। लेकिन जिन लोगों का वजन कम होता है ना, उनके लिए थोड़ा सा आसान होता है वेट को मैनेज करना। ठीक है। अब यहाँ पर ये चीज है कि हमने कभी भी अपना वेट गेन जो है उसको बहुत तेजी से वेट गेन नहीं करना, और ना ही कभी भी हमने अपना वेट जो है वो बहुत तेजी से रिड्यूस करना है। ठीक है। वेट गेन और वेट लूज दोनों जो है, अगर हम तेजी से करते हैं तो वो हमारे ऑर्गन्स को इफेक्ट करते हैं। और ये बात 99% प्रूव है रिसर्चेस के अकॉर्डिंग कि वो हमारे ऑर्गन्स को इफेक्ट करता है। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं, जब हम अपने क्लिनिकल सेटअप में बैठते हैं तो हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं और क्लाइंट्स कहते हैं कि जी हमने ना अपना वेट लूज किया था इस सप्लीमेंट से। ठीक है, किसी सप्लीमेंट का वो हमें बता देते हैं कि हमने इस सप्लीमेंट से अपना वेट लूज किया था, लेकिन अब हमारे लीवर में बहुत ज्यादा इशू हो गया। अब हमारे लीवर में ना हमें बहुत ज्यादा इश्यूज फेस करने पड़े हैं। उसके अलावा हमारा स्टमक जो है वो बहुत वीक हो गया है, हमें कोई चीजें जो है ना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होती। या अक्सर ऐसा होता है कि अगर हम थोड़ा सा ज्यादा खा लें तो हमें पेट में दर्द होती है, या इस तरह की उनको कंडीशंस जो हैं वो देखनी पड़ती हैं। तो इसमें आपने ये चीज जो है वो लाजमी देखनी है कि कभी भी वेट लूज और वेट गेन को बहुत तेजी से नहीं करना। ये नंबर वन रूल है वेट मैनेजमेंट का। ठीक है। देन उसके बाद कभी भी ऐसा नहीं करते कि आपने किसी क्लाइंट का वेट लूज करवाना है और आप उसकी हर चीज जो है वो रिस्ट्रिक्ट करते हैं। ठीक है। ऐसा आपने कभी भी नहीं करना कि आप अपने क्लाइंट की हर चीज जो है उसको आप रिस्ट्रिक्ट कर दें और आप उससे कहें कि जी अब आपने ये भी चीज छोड़ दें, ये भी चीज छोड़ दें। ऐसा आपने नहीं करना। आपने अपने क्लाइंट का एक प्रॉपर प्लान बनाना है जिसमें आप उसको थोड़ा थोड़ा करके उसकी चीजों से हटाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेने लगे हैं एक लेडी की जो कि हाउसवाइफ है, और वो लेडी जो है उनका वेट है 88 केजीज। ठीक है। 88 केजीज उनका वेट है, वो हाउस वाइफ है, हाइट उनकी 5'3" 5'4" इतनी हम रख लेते हैं। और एज जो है ना उनकी तकरीबन है 40 के करीब उनकी एज है। तो इसमें अब ये चीज आती है कि हमने उनको इस तरह की डाइट देनी है कि वो हाउस वाइफ वाली चीज में रहकर अपना वेट जो है वो लूज कर सके। ना कि हम ऐसा उनको ऐसा एक डाइट प्लान देंगे कि जिसमें वो सारा कुछ ही छोड़ दें और उन्होंने घर के काम भी करने हैं, फिर वो उसके बाद उसको चीज को मैनेज ना कर पाए। ठीक है। ये सारी चीजें आपने देखनी है। अब आपने उनको किस तरह की डाइट रिकमेंड करनी है, आपने उनको इस तरह की डाइट रिकमेंड करनी है कि जो चीज वो पहले खा रही थी, आपने सबसे पहले उनकी हिस्ट्री में देखना है कि वो कहाँ पर गलती कर रही थी। हो सकता है कि वो सुबह उठकर नाश्ते में चाय के साथ रस लेती हो और दोपहर में सारा दिन फिर भूखी रहकर सुबह 9 बजे से 3 बजे तक वो भूखी रहती हो। 3 बजे वो खाना खा रही हो जिसमें वो एक रोटी ले रही हो, और उस रोटी के साथ जो है ना वो सालन लेती हूँ, कोई सैलेड वगैरह भी ना हो, कोई चटनी वगैरह भी ना हो मीट वगैरह की। और देन उसके बाद शाम में वो एक कप चाय ले रही हूँ और रात में वो ले रही हूँ एक रोटी के साथ कोई और चीज, लेकिन फिर भी उनका वेट जो है वो 88 पर हो। तो अब यहाँ पर आपके लिए बहुत जरूरी है कि आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये
लेडी जो है ये क्या कर रही हैं ऐसा कि जिसकी वजह से इनका वेट इतना ज्यादा गेन हो गया है। जो बच्चे यहाँ पर 5 6 7 8 सेमेस्टर के हैं या 10 सेमेस्टर तक हैं, उनको इस चीज का अंदाजा हो गया होगा कि उसने क्या गलती की है। कि वो सुबह इतना अनहेल्दी नाश्ता ले रही है, उसके बाद एक इतना लंबा गैप लेकर आ रही है, देन वो एक रोटी खा रही है और उसके बाद वो 1 कप चाय पी रही है शाम में, रात को फिर वो एक रोटी खा रही है। ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी उसकी लाइफ में है नहीं, प्रॉपर उसकी मील प्लानिंग हुई नहीं हुई, स्लीप पैटर्न भी सम हाउ उसका डिस्टर्ब्ड होगा क्योंकि वो सुबह 9 बजे नाश्ता कर रही है। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो सबसे पहले आपने देखनी है, मॉनिटर करनी है कि कहाँ पर गलती हुई है। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दी है कि गलती उनसे कहाँ पर हो रही है। ठीक है, देन उसके बाद हम आ जाते हैं वेट चार्ट पर। अच्छा जी, आवाज नहीं आ रही है आप लोगों को? जस्ट अ मिनट। आ सबको आवाज नहीं आ रही? मैंने तो अभी आपका मैसेज देखा है अलीशबा। ओके ठीक है। अच्छा, अब हम इसके वेट चार्ट पे आ जाते हैं। वेट चार्ट है ये आप लोगों के सामने, जिसमें मेन भी हैं और वुमेन भी हैं। अब इसमें जो वेट लिखा हुआ है ना, वो पाउंड्स में लिखा हुआ है। ठीक है, आप लोगों को पाउंड्स में कैलकुलेशन आती होगी कि 2.2 का हमने उसके ऊपर फैक्टर लगाना होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, जो मेन की हाइट है ना 5'2", उसके अंदर अगर हम स्मॉल फ्रेम, मीडियम फ्रेम, लार्ज फ्रेम, इस तरह से हम देखें, मतलब स्मॉल फ्रेम में आ जाता है कि 128 to 134। डोंट लाओ पे करूँ, के लाओ पे करूँ? आप लोग अपने माइक्स जो है ना वो म्यूट कर दें। अच्छा, इसमें हम स्मॉल फ्रेम में जब देखेंगे ना तो 128 से 134 पाउंड। ठीक है, लेकिन ऐसे ही अगर हम जाके फीमेल में देखें 5 feet and 2 inches को, तो फीमेल का आप देख रहे हैं कि वहां पर इससे तकरीबन 128 है और यहाँ पर 108 है। तो फीमेल का वेट हमेशा जो है वो, अगर एक मेल है ना, वो है 16 ईयर्स का और उसका वेट है 70 kgs, और एक फीमेल है, उसका वेट जो है वो उसकी एज जो है वो है तकरीबन 20, और उसका वेट जो है वो है तकरीबन कोई 70 के करीब। तो तकरीबन ये दोनों जो है ना, वो इसमें फिर भी फीमेल जो है उसका वेट ज्यादा ही होगा, मेल का उसकी निस्बत कम ही होगा, बेशक उसकी एज भी फीमेल से कम है। बच्चों बार बार इस तरह से ना माइक्स अपने अनम्यूट नहीं करें। किसका माइक अनम्यूट है? अब किसी का माइक जो है ना वो अनम्यूट ना हो प्लीज, डिस्टरबेंस होती है ऐसे। अच्छा, देन उसके बाद हम आ जाते हैं। नहीं, फिजा अपना ये माइक कि नहीं ऑफ करना, करें। चला दो फिर। फिजा अपना माइक ऑफ करें। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਲੜਕੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣੀ। फिजा आप मीटिंग में हैं? Where is the option?
अच्छा, अब हम आ जाते हैं हेल्दी ईटिंग पैटर्न्स पे। अब हेल्दी ईटिंग पैटर्न्स वेट मैनेजमेंट में क्या हो सकते हैं कि ईटिंग अ वैरायटी ऑफ फूड्स, ठीक है, फूड्स की वैरायटी को खाना, ठीक है। अब ये यहाँ पर हमने जो फर्स्ट में केस स्टडी ली थी वो ही हम लेकर चलेंगे उस लेडी की जो कि 40 ईयर्स की थी, कि उन्होंने अपनी डाइट में जस्ट क्या कार्ब्स का इंटेक वो कर रही थी और सम हाउ वो फाइबर ले रही होंगी या वो फैट ले रही होंगी, ठीक है। कार्ब्स का इंटेक उनकी रूटीन में ज्यादा था, इसके अलावा वो सेम फूड्स ले रही थी। सेम फूड से क्या मुराद है कि वो 2 टाइम रोटी ले रही थी, सुबह भी चाय ले रही थी, शाम में भी चाय ले रही थी, और साथ एक रस सुबह में ले रही थी, ठीक है। तो उनके फूड की कोई वैरायटी नहीं थी जिसकी वजह से उनका वेट जो है वो गेन की तरफ चला गया, वो ओबीस हो गई। अब उसके बाद क्या है कि ईटिंग स्मॉलर मोर फ्रीक्वेंट मील्स, यहाँ पर फिर हम उन्हीं लेडी की केस स्टडी को डिस्कस करेंगे कि देखें वो सुबह के टाइम अपना खाना ले रही थी, देन वो इतनी स्पेस के बाद अपना दोपहर का मील ले रही थी, तो ये स्मॉलर मोर फ्रीक्वेंट मील्स उनकी ना हुई। स्मॉलर और मोर फ्रीक्वेंट मील्स कब होती, जब वो सुबह अपने नाश्ते के बाद तकरीबन कोई नाश्ते के तकरीबन कोई 2 से 3 घंटे के बाद वो एक स्नैक ले रही होती, जिस स्नैक में कोई फूड आइटम होता या फिर कोई वेजिटेबल सैलेड होता या कोई फ्रूट एंड वेजिटेबल्स जूस होता, इस तरह की कोई चीज होती। देन उसके बाद अवॉइड बिंजिंग। अब बिंजिंग जो है ये इसको अवॉइड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिंज ईटिंग के बारे में आप सबको मैंने लास्ट जो लेक्चर्स दिए थे उसमें बहुत डिटेल में बताया था। और इसके बाद जो है रिड्यूस फैट इनटेक, जो फैट का इनटेक है उसको रिड्यूस कर देना, ठीक है। फैट इज कैलोरीकली डेंस, ठीक है, कैलोरीज में आप सबको पता है कि फैट जो है वो डेंस होता है, और फैट इज मोर इजिली स्टोर्ड देन कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन। ये भी मैंने आप लोगों को मैकेनिज्म पढ़ा दिया है फैट वाला, कि फैट जो है वो किस तरह से इजीली स्टोर होता है और कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन की निस्बत, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ वेट कंट्रोल। अब वेट कंट्रोल के प्रिंसिपल्स क्या हैं? वेट कंट्रोल के प्रिंसिपल्स हैं, आप बैलेंस बिटवीन इनटेक एंड आउटपुट। ये तो आप सबको पता है कि ये हमारी लाइफ में भी असूल चलता है कि कोई अगर हमें इज्जत देता है तो हमें भी उसको उतनी ही इज्जत देनी चाहिए, ठीक है। इस तरह से मैं आपको इसकी एक एग्जांपल दे रही हूँ। वरना फिर अगर हमें कोई एक बंदा इज्जत दिए जा रहा है और हम उसको इन रिटर्न इज्जत नहीं दे रहे तो वहां पर मामला जो है वो खराब हो जाता है। इसी तरह से यहाँ पर होता है कि अब एक पर्सन है जिसका कि इनटेक ज्यादा है और उसकी एक्सरसाइज जो है वो कम है, तो वो वेट गेन की तरफ जाएगा, ठीक है। देन एक पर्सन है जिसका फूड का इनटेक जो है वो कम है लेकिन फूड जो वो अपनी कैलोरीज बर्न कर रहा है, उसकी एक्सरसाइज है वो ज्यादा है, तो वो वेट लूज की तरफ जा रहा है, ठीक है। फिर एक पर्सन जिसने जितना फूड डेली बेसिस पर इनटेक किया, फॉर एग्जांपल कोई एक पर्सन 1800 किलो कैलोरीज का जो है वो प्लान फॉलो कर रहा है डेली बेसिस पर, और वो जो एक्सरसाइज कर रहा है उस एक्सरसाइज से भी उसकी 1800 कैलोरीज जो है वो बर्न आउट हो रही है, तो उसका वेट जो है वो मेंटेन रहेगा, वो वेट की मेंटेनेंस की तरफ जाएगा। अब यहाँ पर ये जो प्रिंसिपल्स हैं वेट को कंट्रोल करने के, ये ओवरऑल मेडिकल साइंस के लिए है, ओवरऑल वर्ल्ड के लिए है, लेकिन एज अ डाइटिशियंस इसमें हमारे लिए क्या चीज आती है? एज अ डाइटिशियंस हम इसमें कुछ और चीजें भी देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पर्सन का हेल्थ स्टेटस देखते हैं, हम उसकी मेडिकल कंडीशन देखते हैं, हम देखते हैं कि जो नेक्स्ट पर्सन है उस पर कौन सा फूड आइटम है जो अच्छे से वर्क करता है। हम जब अपने क्लाइंट के साथ इंटरेक्शन में आते हैं तो बहुत सी चीजें हमारे सामने आती हैं अपने क्लाइंट से रिलेटेड, ठीक है। इस चीज के लिए मैंने आप लोगों को जब पहले लेक्चर्स दिए थे मैंने आप लोगों को ये चीज समझाई थी कि कभी भी अपने क्लाइंट को जनरल प्लान्स ना दिया करें, क्लाइंट को समझा करें, उसकी फिजिक को समझें, उसकी साइकी को समझें, हर चीज उसकी देखकर आप हमेशा कस्टमाइज प्लान ही दिया करें, जनरल प्लान ना दिया करें, ठीक है। देन हम आ जाते हैं हेल्दी डेली डाइट, ठीक है। अब कंज्यूम सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स व्हाइल स्टेइंग विद इन एनर्जी नीड्स, ठीक है। डेली डाइट में आपने फ्रूट और वेजिटेबल की जो एक रिकमेंडेड अमाउंट है उसको आपने डेली बेसिस पर लेना है, उसको आपने कोशिश करनी है एक्सीड ना करें या उसको आप लिमिट ना करें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की, ठीक है। अब एक पर्सन जो है फॉर एग्जांपल उसको 2000 किलो कैलोरीज जो है वो चाहिए और उसमें उसको
कितना फ्रूट और वेजिटेबल जो है वो रिक्वायर्ड है, 2 कप फ्रूट्स के और 2.5 कप वेजिटेबल का। ठीक है। चूज अ वैरायटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अब ऐसा नहीं आपने अपने क्लाइंट को करना कि आप डेली बेसिस पर उसको बनाना दे जाएं, या डेली बेसिस पर आप उसको एप्पल रिकमेंड करी जाएं, या वेजिटेबल्स हैं तो वो जी डेली बेसिस पर आलू खाता रहे, या जी डेली बेसिस पर वो कोई बीन्स वगैरह जो ये ग्रीन बीन्स होती हैं वो लेता रहे। इस तरह की चीजें आपने नहीं करनी, आपने वैरायटी प्रोवाइड करनी है जब भी ये प्लान बनाना है। कंज्यूम 3 ounce और इक्विवेलेंट्स ऑफ होल ग्रेन्स डेली। ठीक है। 3 ounce के तकरीबन 3 ounce के जितना जो है ना अपने होल ग्रेन्स डेली बेसिस पर रिकमेंड करने हैं, जो उनकी कैलोरीज के, उनके वेट और एज और हाइट के अकॉर्डिंग बनती होंगी उसके अकॉर्डिंग। और एटलीस्ट हाफ होल ग्रेन्स। ठीक है। कंज्यूम 3 cups पर डे ऑफ फैट फ्री एंड लो फैट मिल्क और इक्विवेलेंट मिल्क प्रोडक्ट्स। ठीक है। अब ये यहाँ पर वेट लूज में हम जा रहे हैं, वेट लूज की यहाँ पर बात हो रही है कि 3 कप्स जो है ना पर डे वो फैट फ्री या लो फैट मिल्क के होने चाहिए। अगर यहाँ पर वेट गेन होगा तो इसी तरह से वेट गेन में ये 3 कप्स ऑफ फुल फैट और फैट मिल्क जो कि फैट फैट जिसमें फैट मौजूद होगा, लो फैट नहीं आएगा। ठीक है। वो वेट गेन में हम जाएंगे। अब वेट लूज की कैलकुलेशंस किस तरह से हमने करनी है अपने क्लाइंट के लिए या एक नॉर्मल पर्सन के लिए, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक असाइनमेंट भी दूंगी छोटी सी, क्योंकि जो हमारा कल का टॉपिक है वो भी वेट लूज के ही क्या ही है, उसमें वेट लूज में कौन कौन सी मिथ्स हैं, फैक्ट्स हैं, हर चीज। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक असाइनमेंट भी दूंगी, वो आप लोगों ने नोट डाउन करनी है जितने भी स्टूडेंट्स इस वक्त मीटिंग में प्रेजेंट है। अच्छा। 1 पाउंड जो होता है ना फैट का, उसमें 3500 कैलोरीज होती हैं। ठीक है। 1 पाउंड में 3500 कैलोरीज है, और मैक्सिमम वेट लूज शुड बी नो मोर देन 1 to 2 pounds पर वीक। ठीक है। एक हफ्ते में 1 से 2 पाउंड से ज्यादा वेट लूज करवाना हमारे क्लाइंट की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है। 500 कैलोरीज हम पर डे अगर दे रहे हैं, ठीक है, तो सॉरी 500 कैलोरीज अगर पर डे के मुताबिक लूज करवाएं हम 7 दिनों में, एक हफ्ते में 500 कैलोरीज अ डे अगर हम रिड्यूस अपने क्लाइंट की करवाते हैं, तो हम एक वीक में उसका 1 पाउंड वेट जो है वो लूज करवा देंगे। और अगर हम इसको 500 को डबल कर देते हैं, 1000 कैलोरीज अगर हम उसकी एक दिन में कम करवाते हैं या बर्न आउट करवाते हैं, तो 7 दिनों में उसकी 7000 कैलोरीज होंगी कम, जो कि 2 पाउंड के इक्वल हो जाएगी। ठीक है। इस वाली स्लाइड का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, इसी में से मैंने आप लोगों को असाइनमेंट देनी है। ओके। मेंटेनिंग अ हेल्दी वेट इज अ बैलेंसिंग एक्ट, कैलोरीज इन एंड कैलोरीज आउट। अब देखें, ये बर्गर बना हुआ है। ठीक है। एक लेडी है जिसने ये बर्गर खाया, अब साथ में वो एक्सरसाइज भी कर रही है। ये एक बैलेंसिंग का एक्ट है कि उसने बैलेंस कर दिया। ठीक है। जितनी कैलोरीज उसने ली, उतनी कैलोरीज उसने कोशिश की कि वो आउट भी कर दे। अब ये आप लोगों की असाइनमेंट है, आप लोगों ने मुझे, जिन लोगों ने ज्वाइन किया है सेशन, मुझे आप लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर करना है। फाइल्स आप लोगों ने सेंड करनी है, इसको रिटर्न फॉर्म में आपने करना है। हाउ लॉन्ग विल यू हैव टू लिफ्ट वेट्स इन ऑर्डर टू बर्न द एक्स्ट्रा 257 कैलोरीज। ठीक है। इसका आपने आंसर मुझे करना है, और ये नीचे लिखा हुआ है बेस्ड ऑन 130 पाउंड पर्सन। ठीक है। ये जिस पर्सन के बारे में लिखा हुआ है 130 पाउंड पर्सन। ठीक है। ये आप लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पर सेंड करनी है ग्रुप में, और जो लोग भेजेंगे उन्हीं की अटेंडेंस इसमें कंसीडर की जाएगी सर्टिफिकेट्स के लिए। रेगुलर एक्टिविटी पैटर्न्स। अब रेगुलर ईटिंग पैटर्न्स, एक्टिविटी पैटर्न्स जो हैं वो क्या हो सकते हैं? बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज फॉर वेट कंट्रोल। वेट कंट्रोल के लिए एक्सरसाइज के क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? कि एक तो कैलोरीज जो हैं वो बर्न होती हैं। ठीक है। मेटाबॉलिज्म जो है वो इंक्रीज हो जाता है, और इसके अलावा प्रमोट करते हैं ग्रेटर फैट लॉस। ठीक है। कि ज्यादा जो फैट का लॉस है वो होता है, और सप्रेसिस एपेटाइट, हमारी भूख जो है वो सप्रेस होती है।
व्हाट टाइप ऑफ एक्सरसाइज इज बेस्ट, कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जो बेस्ट है, ठीक है। ये जनरल इंफॉर्मेशन है जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रही हूँ। यहाँ पर अगर कोई आपका क्लाइंट आ जाता है कल को जिसको कोई मेडिकल इशू होगा, तो आप उसके मेडिकल इशू को सबसे पहले नंबर वन प्रायोरिटी पर रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई ऐसा क्लाइंट आ जाता है जिसके मसल्स का कोई इशू हो, तो फिर आप उसके अकॉर्डिंग उसको एक्सरसाइजेज जो है वो रिकमेंड करेंगे। लेकिन इन जनरल हम एरोबिक एक्सरसाइज रिकमेंड करेंगे, या फिर हम स्ट्रेंथ और मसल इंड्योरेंस एक्सरसाइजेज जो है वो रिकमेंड करेंगे, अदरवाइज हम वॉक रिकमेंड कर देंगे। बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज। अब आप सबको इस चीज का पता है कि डाइट के साथ साथ हमने फिजिकल एक्टिविटी को कितना ज्यादा प्रमोट करना है एज अ डाइटिशियंस। तो बेनिफिट्स क्या है एक्सरसाइज के, कि एक्सरसाइज जो है वो हमारे मूड को इम्प्रूव करती है। या आप में से बहुत से लोगों ने एक्सपीरियंस भी किया होगा एक्सरसाइज करके हमारा मूड जो है वो बहुत लाइट सा हो जाता है, और अगर हम गुस्से में भी हों तो हमारा मूड, उसके बाद जो एंगर इश्यूज हैं वो सोल्व हो जाते हैं। या जैसे कुछ लड़कियां जिनको पीसीओज होता है, उसकी वजह से उनको मूड स्विंग्स हो रहे होते हैं, लेकिन जब वो एक्सरसाइज करती हैं, वॉक करती हैं, तो उनका मूड बहुत अच्छा और वो फ्रेश फील करती हैं, ठीक है। एक्सरसाइज कॉम्बैट्स क्रोनिक डिजीजेस। एक्सरसाइज जो है उससे क्रोनिक डिजीज से भी बचा जा सकता है। इसके अलावा ये हमारे वेट को मैनेज करती है, हमारी स्लीप बहुत ज्यादा बेटर हो जाती है। ये मेरा खुद का भी पर्सनल एक्सपीरियंस है कि एक्सरसाइज करके अगर हम सोते हैं तो हमारी स्लीप बहुत बेटर हो जाती है। और इसके अलावा हमारे एनर्जी के लेवल्स जो हैं वो बूस्ट होते हैं। एक दिन अगर हम एक्सरसाइज अपने क्लाइंट को रिकमेंड करते हैं ना स्टार्टिंग में प्लान के, तो आपने इस तरह से उनको एक्सरसाइज रिकमेंड नहीं करनी कि आपने फर्स्ट डे जी 10,000 स्टेप्स लगाने ही लगाने हैं। इस तरह से आप अपने क्लाइंट को नहीं लेके चलेंगे, आप उसको फर्स्ट डे टारगेट देंगे उसके अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल अब जैसे ये फीमेल जिनका हम केस डिस्कस कर रहे थे, अब वो तो कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रही थी, ठीक है, और सारा दिन घर के उन्होंने काम भी किए, उनकी एज भी 40 है। तो हमने उनको किस तरह से रिकमेंड करना है, हमने कहना है कि आपने जी डेली बेसिस पर ना 3 डेज के लिए एटलीस्ट 1,500 स्टेप्स जो है ना वो पूरे करने हैं। लेकिन ये आपके ऊपर जबरदस्ती नहीं है कि आप पूरे करें इतने स्टेप्स, ठीक है। आपने कोशिश करनी है कि आप इतने स्टेप्स पूरे कर लें। अगर वो कर लेती हैं तो अगले 3 दिन आपने 500 स्टेप्स और बढ़ा देने हैं। इस तरह से आपने हर 3 दिन के बाद उनसे रिपोर्ट लेनी है, और आपने उनके 5,500 करके जो है वो स्टेप्स इंक्रीज करवाते जाना है। देन उसके बाद आपने उनको एटलीस्ट एटलीस्ट 8 to 10,000 पर ले आना है। और अगर यहाँ पर कोई आपका ऐसा क्लाइंट है जो कि एक्सरसाइज कर भी रहा है, लेकिन अभी भी उसका वेट जो है वो लूज नहीं हो रहा, तो फिर आपने उसकी एक्सरसाइजेस चेक करनी है कि वो कौन सी एक्सरसाइजेस जो है वो कर रहा है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि यहाँ तक आप सबको समझ आ गई है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? नहीं तो हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। ओके जी, ठीक है, आप लोगों की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है। अच्छा, अब वेट लूज के ना हम गोल्स पे आ जाते हैं कि वेट लूज के गोल्स क्या हो सकते हैं। डिक्रीज बॉडी वेट बाय 10% फ्रॉम बेसलाइन, ठीक है, बेसलाइन से आपने 10% जो है ना वेट उसको बॉडी से रिड्यूस करना है, डिक्रीज करना है। अगर तो गोल जो है वो अचीव हो गया है, ठीक है, तो फर्दर वेट लूज जो है ना उसकी अटेम्प्ट आप तब करेंगे अगर इंडिकेटेड होगी, ठीक है, अदरवाइज आप नहीं करवाएंगे। रीजनेबल टाइमलाइन क्या हो सकती है इन थेरेपीज की? एटलीस्ट 6 मंथ्स। जब भी आपके पास कोई क्लाइंट आएगा, ऑनलाइन आ रहा है, फिजिकल आ रहा है, उसका वेट बहुत ज्यादा गेन हुआ हुआ, उसने वेट मेंटेनेंस की तरफ आना है, आपने उसको ये लाजमी रिकमेंड करना है कि आपने एटलीस्ट एटलीस्ट 6 मंथ्स मेरे साथ स्टक होके रहना है।
क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनका वेट जो है ना वो स्टक हुआ होता है, और उनका वेट पहले 2 महीनों में या 1 महीने में तो गिरता ही नहीं है। ठीक है, तो आपने उनकी काउंसलिंग करनी है। ये अब आपकी काउंसलिंग पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से काउंसलिंग कर रहे हैं। मॉडरेट कैलोरिक डिफिक्स होने चाहिए। उसके अलावा वेट लूज जो है वो 1 से 2 पाउंड होना चाहिए 1 हफ्ते में। ये मैंने आप लोगों को लास्ट स्लाइड में ऑलरेडी स्लाइड बता दी थी। ठीक है, देन उसके बाद कुछ स्ट्रेटजीज हैं वेट लूज और वेट मेंटेनेंस की। ठीक है, ये 6 जो है ना स्ट्रेटजीज हैं वेट लूज की, वेट मेंटेनेंस की। ठीक है, जिसमें कि नंबर 1 पे क्या आ जाती है, डाइटरी थेरेपी। आपने डाइट इस तरह की मैनेज करनी है अपने क्लाइंट की जो कि उनके लिए थेरेपी के तौर पे वर्क करे और उनको हर लिहाज से वो ओके रखे। ठीक है, इसमें आप एंटीऑक्सीडेंट्स रिच डाइट देंगे। आप वो डाइट देंगे जो कि उनका फैट रिड्यूस करवाएंगी। वो डाइट देंगे आप लोग जिनसे उनकी स्लीप बेटर होगी। वो डाइट देंगे जिनसे उनका वाटर का लेवल कंप्लीट होगा बॉडी में। हर चीज को आपने देखना है, एक एक फैक्टर को, जो सारे आप लोगों को पढ़ाए थे। देन उसके बाद फिजिकल एक्टिविटी इसमें आ जाती है। बिहेवियर थेरेपी इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है। इन सारी थेरेपीज को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। कंबाइंड थेरेपी आपने उनको देनी है, फार्मा को थेरेपी देनी है। इसके अलावा वेट लूज सर्जरी, जो ये लास्ट पे लिखा हुआ है ना वेट लूज सर्जरी, एज अ डाइटिशियंस हमने इसको लीस्ट नंबर पे रखना है। सिर्फ उन पेशेंट्स के लिए जिनके लिए बहुत ही नामुमकिन है कि वो वेट लूज की तरफ आते हैं थ्रू डाइट। ठीक है, उनके लिए हमने इस ऑप्शन को रखा हुआ है। अदरवाइज हमने इन 5 थेरेपीज पर ही रहना है। ये 5 थेरेपीज जो हैं ये हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद जी जो वेट लूज थेरेपी है ना, इसमें क्या है कि सिर्फ वेट लूज थेरेपी का थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ कि जब भी पॉसिबल हो वेट लूज थेरेपी जो है ना उसको इन चीजों के कॉम्बिनेशन में लेना चाहिए कि लो कैलोरी डाइट हो, फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा हो और बिहेवियर की मॉडिफिकेशन हो जाए। बिहेवियर मॉडिफिकेशन यहाँ पर जो है ना, बिहेवियर मॉडिफिकेशन से मुराद है कि जो पर्सन जिसका हम प्लान सेट कर रहे हैं उसकी बात हो रही है कि उसकी बिहेवियर यानी कि फूड की तरफ उसका जो बिहेवियर है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अच्छा, ये अब आप लोगों का जो आज का लेक्चर था वेट लूज और वेट मैनेजमेंट पे, ये तकरीबन पूरा हो गया। कल भी हमारा सेम इसके जैसा ही टॉपिक है जिसमें तकरीबन जो है ना वो हमने डिस्कस करने हैं सारे प्लेट्यूस, और साथ में हम लोग ये थेरेपीज भी जो हैं वो करेंगे। अच्छा जी, अब मैं आप लोगों के कमेंट्स देख लेती हूँ। मैम बिंजिंग का बता दें एक दफा। ठीक है, मैं बता देती हूँ आप लोगों को। अच्छा, जो बिंजिंग होती है ना, इसको हम अगर बाय डेफिनेशन अगर हम इसको डिस्कस करें तो ये होती है कि अनकंट्रोल्ड एपिसोड्स ऑफ ओवर ईटिंग। ठीक है, ये इसकी 1 लाइन डेफिनेशन है कि जिसको हम बोलते हैं कि अनकंट्रोल्ड एपिसोड्स ऑफ ओवर ईटिंग। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि एक हमारे पास क्लाइंट है, फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को एज अ केस स्टडी इसको समझा रही हूँ। एक हमारे पास क्लाइंट है और उसका वेट जो है ना वो तकरीबन है 100 kgs के करीब, और वो लड़की है। ज्यादातर ये वाली डिजीजेज जो है, ये वाले इश्यूज जो है ना, ये लड़कियों में ही पाए जाते हैं। एक लड़की है और वो जी उसकी उसका वेट जो है वो 100 kgs हो गया, और एज उसकी जो है वो तकरीबन है, कह लें आप 20 20 ईयर्स उसकी एज है। ठीक है,
अब वो लड़की क्या कर रही है कि उसने अपने इर्द गिर्द के माहौल से जो है वो इतना ज्यादा स्ट्रेस ले रही है, लोगों ने उसको इतना ज्यादा स्ट्रेस आउट कर दिया कि तुम्हारा वेट बहुत ज्यादा है, वेट बहुत ज्यादा है, तुम बहुत ज्यादा मोटी हो, तुम जो है ना, मतलब लोग जिस तरह की भी बातें करते हैं, टोन्ट्स करते हैं, वो हर चीज उस लड़की के साथ हो रही है। ठीक है। तो क्या होगा कि वो ओवर ईटिंग की तरफ चली जाती है उस स्ट्रेस में आकर। अब वो ओवर ईटिंग कर रही है, एट अ टाइम वो 2 से 3 बर्गर जो हैं वो उसने खाए हैं। और खाने के बाद अब उसके दिमाग में ये बात है कि मैंने खा तो लिया, यानी कि वो अपनी डिजायर्स भी पूरी कर रही है और साथ में वो उसको बाहर भी निकाल रही है इम्प्रॉपर वे से, जिसको हम पर्जिंग कहते हैं। ठीक है। पर्जिंग क्या होता है, इसमें पर्जिंग में ये होता है कि डिफरेंट जो है ना लैक्सेटिव्स या वाटर पिल्स जो होती है ना, उनको लेके या फिर गले में हाथ मार के ना, अपनी खुराक की नाली में हाथ मार के जो भी चीज आपने खाई है आप उसको वोमिट कर दें। ये पर्जिंग होती है। तो ये दो चीजें जो हैं वो रिलेट करती हैं, बहुत से लोग ये प्रैक्टिस करते हैं जिसकी वजह से बहुत ज्यादा इश्यूज का उनको सामना करना पड़ता है। आसान लफ्जों में बिंजिंग जो है वो ये है कि एक पर्सन ने ओवर ईटिंग कर ली है, अपनी पसंद की चीज या कोई भी चीज उसने स्ट्रेस में आके खा ली है बहुत ज्यादा, और अब वो चाह रहा है कि उसका वेट गेन ना हो, तो उसने खा भी ली है और वो उसको इम्प्रॉपर वे में निकाल भी रहा है बाहर। वो क्या कर रहा है कि अपने हाथ से जो है वो गले में उंगलियां मार के तो उल्टी कर रहा है, या फिर वो कोई लग्जेटिव ऐसे ले रहा है, या वो वाटर पिल्स डायूरेटिक्स वगैरह ऐसे की ले रहा है, जिसकी वजह से कि वोमिटिंग इंड्यूस हो जाएगी। ठीक है। और उसका खाना बाहर आ जाएगा और वो इस वाली लाइफ में बहुत खुश है कि जी मैंने जो खाया है वो मुझे लगेगा नहीं। हालांकि उसको ये नहीं पता कि जो वो इस तरह की प्रैक्टिस कर रहा है इससे उसके ऑर्गन्स पे क्या इफेक्ट होगा और वो कितने ज्यादा वेट गेन की तरफ जा सकता है। ठीक है तैयबा, समझ आ गई आपको? इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन है? सादिया मैंने असाइनमेंट बता दी है। मैं ग्रुप में आपके साथ शेयर कर देती हूँ सादिया।